क्या आप भी आईआईटी 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो बट आपको पता नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कब स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है? वेल, दिस वीडियो इज़ फॉर यू. At the end of these 20 minutes, you'll know exactly where to start, when to start, how to start, which books to refer, and the mistakes to avoid. तो सभी को मेरा नमस्कार. मेरा नाम वत्सला शुक्ला है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल IIT Sorted में. तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक कंप्लीट रोड मैप देने वाली हूँ IIT 2027 का. अगर आप लोग IIT 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है टू ऑल द क्वेरीज दैट यू हैव. एंड इट्स अ कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को पूरा गाइड करूँगी कि कैसे आप लोग नेक्स्ट ईयर IIT क्रैक करके अपने ड्रीम आईसर या फिर अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट IISc वगैरह में जा सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सबसे पहले व्हाट इज़ IIT? देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को IIT के बारे में हर एक चीज़ डिटेल में बता दी थी कि IIT क्या है, सब कुछ एंड ऑल. बस इसमें छोटा सा रीकैप दे देती हूँ कि इट इज़ कंडक्टेड बाय आइसर्स. हमारे देश में 7 आइसर के कैंपसेस हैं, पुणे, कोलकाता, मोहाली, भोपाल, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति एंड बरहमपुर. और इस एग्ज़ाम के थ्रू आप इन 7 में से किसी कैंपस में जा सकते हो. ऑल्सो आप इसके थ्रू IISc एंड IACS कोलकाता एंड IIST शिवपुर, इन सब में भी जा सकते हो. ठीक है, IISc, IACS एंड देन IIST. एंड ऑल्सो आप इसके थ्रू IITs में भी जा सकते हो, जैसे कि IIT मद्रास एंड IIT गुवाहाटी. ठीक है, तो दीज आर द इंस्टीट्यूट्स जिसमें आपको आइसर के थ्रू एडमिशन मिल सकता है. एंड इनके BSMS प्रोग्राम्स में आप एडमिशन पा सकते हो थ्रू IIT. एंड ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिलती हैं. इन सब के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक डिटेल में बता दिया था. तो अगर आप लोगों को डिटेल में इन सब के बारे में जानना है, आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इस एग्ज़ाम को थोड़ा समझते हैं. ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से पहले उस एग्ज़ाम को पढ़ना ज़रूरी होता है. ये आई थिंक कोटा फैक्ट्री का एक डायलॉग है विच इज़ वेरी मच अप्रोप्रिएट. तो अगेन ये सब चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी, बट स्टिल मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ अबाउट दिस एग्ज़ाम पैटर्न. एंड एग्ज़ाम पैटर्न जैसे कि 15 सवाल होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी सबसे 15 क्वेश्चंस होते हैं. एंड टोटल आपके बनते हैं 60 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच. ठीक है, मार्किंग स्कीम की बात करें तो हर सही जवाब पे आपको +4 मार्क्स मिलते हैं. हर गलत जवाब पे आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है. और अगर आप कोई सवाल अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं तो उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं लगती, 0 मार्क्स आपको मिलते हैं. ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है. PCM और बायोलॉजी यानी मैथ्स और PCM प्लस बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये चारों सब्जेक्ट्स आपको अटैम्प्ट करने होते हैं. इसमें ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट में कुछ मिनिमम नंबर लाने ही लाने हैं. आप चाहो तो एक ही सब्जेक्ट अटैम्प्ट करके और 2-3 जितने भी आप करके आना चाहते हो. कोई मैंडेट नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट में एक पर्टिकुलर कट ऑफ क्लियर करनी है, ऐसा नहीं होता. ठीक है, कई लोग 3 ही सब्जेक्ट अटैम्प्ट करके आते हैं, जो PCM PCB वाले होते हैं. ज़्यादातर लोग, नॉट ऑल, बट हाँ ज़्यादातर लोग 3 ही सब्जेक्ट अटैम्प्ट करके आते हैं. तो अब 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की मैं बात करने वाली हूँ. सबसे पहली चीज़, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर PCB स्टूडेंट. जो हमारे बायो के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मैथ्स करना कितना ज़रूरी है, और जो हमारे मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बायो करना कितना ज़रूरी है. तो देखो, यहाँ पे मैं एक सिंपल सी बात बताऊँगी कि अगर आप सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप बायो के स्टूडेंट हो आपको मैथ्स करनी चाहिए या नहीं. अगर आपने 12th क्लास में मैथ्स नहीं पढ़ी है, मतलब आप 12th आपने बोर्ड्स नहीं दिया है मैथ्स का, तो फिर आप कई सारे इंस्टीट्यूट्स जैसे कि IISc या फिर IACS, IIEST और IITs के लिए एलिजिबल नहीं हो. आई थिंक IIT मद्रास में BS इन केमिस्ट्री के लिए आप एलिजिबल हो, अदरवाइज़ बाकी किसी इंस्टीट्यूट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो अगर आपने क्लास 12th में मैथ्स नहीं ली थी. तो इस वजह से अगर आप बायो के स्टूडेंट हो, आई वुड से अगर आपके ये तीनों कंपोनेंट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, आपको लग रहा है कि मैं 180 में से 180 लेकर आऊँगा या फिर 160 तो ले ही आऊँगी, तो उस केस में आप मैथ्स स्किप कर सकते हो. बट एक सजेशन मैं यहाँ पे दूँगी कि अगर मान लो आपका इन तीनों में से कोई एक कंपोनेंट वीक है, जैसे कई लोगों का केमिस्ट्री वीक होता है, कई लोगों का फिजिक्स वीक होता है. मैं पर्सनली अपना बताऊँ, मेरा केमिस्ट्री थोड़ा सा वीक था. तो
उसके लिए आपको मैथ्स कर लेनी चाहिए ताकि वो चीज़ बैलेंस हो जाए। मान लो केमिस्ट्री में आपको 3-4 सवाल नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है आप मैथ्स में 2-3 सवाल कर लो, कुछ ईज़ी क्वेश्चंस हो, तो वो आपको एक थोड़ा-सा एडवांटेज मिल जाएगा उस सिचुएशन में। तो दैट्स व्हाई आई वुड से कि अगर आप लोग पीसीबी स्टूडेंट हो तो मैथ्स थोड़ा-सा कर लेना, अगर आपका कोई एक कंपोनेंट वीक है तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, आपके नंबर बढ़ ही जाएँगे अगर आपका सवाल हो गया तो, ठीक है? और अब बात करते हैं फिर जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उन्हें बायो करनी चाहिए नहीं। यार देखो, तुम तो मैथ्स के स्टूडेंट हो, तुम्हारे लिए तो आईआईएससीज़ का भी ऑप्शन खुला है, आईआईएससी, आईएसएस इन सब का भी ऑप्शन खुला है। तो क्यों नहीं करना चाहते हो भाई? कर लो बायो, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, कर सकते हो आराम से। अभी नहीं करना है तो मत करो, लेकिन बाय द एंड लाइक जब 4-5 महीने बचे हों तब कर लेना। बायो तो इनफैक्ट तुम वन शॉट से भी कर सकते हो, बिकॉज़ कई ऐसे वन शॉट्स हैं यूट्यूब पे अवेलेबल जो डिटेल में सब कुछ करा देते हैं। तो आई वुड से कि अगर तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो तो बायो कर लेना, बिकॉज़ तुम्हारे पास आईआईएससी का ऑप्शन खुला है और आईआईएससी 215 या फिर 220 के नीचे नहीं मिलता है, 210 215 ऐसे ही जाता है उसका कट ऑफ, और हो सकता है बढ़ते कॉम्पिटिशन के साथ उसकी कट ऑफ भी बढ़ जाए। तो अगर तुम आईआईएससी में जाना चाहते हो तब तो तुम्हें बायो करनी ही करनी पड़ेगी, बिकॉज़ अगर तुम इन 3 सब्जेक्ट पे अपना ग्रास्प बहुत अच्छा भी है तुम्हारा, पीसीएम पे भी, तब भी तुम इन तीनों को मिला के भी 180 ही ला सकते हो। तुम 215 अगर तुम्हें क्रॉस करना है तो बायो कर लेना, कुछ नुकसान नहीं है उससे, फ़ायदा ही होगा तुम्हारा और अच्छा है, मतलब बहुत मुश्किल नहीं है, कर सकते हो बायो। ओके, अब बात करते हैं मंथ वाइज रोड मैप के बारे में। ओके, अभी क्या महीना, अभी तुम्हारा जुलाई का महीना चल रहा है। आई वुड से कि जुलाई से लेके दिसंबर या फिर जनवरी तक तुम केवल सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दो। अभी सिलेबस कंप्लीट करो और साथ में टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कोई टॉपिक तुमने पूरा कंप्लीट किया, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ साथ के साथ, ठीक है? और अभी डिटेल्ड लेक्चर्स देखना, अभी वन शॉट्स पे मत जाना, अभी वन शॉट देखने का टाइम नहीं है, अभी तुम सिलेबस को डिटेल में कवर कर सकते हो, ठीक है? और हर 21 दिन पर तुम पार्ट सिलेबस मॉक्स दो, 3-3 हफ्ते पर, या जो भी तुम अपना कन्वीनियंस देख लो, 2 हफ्ते पर या 3 हफ्ते पर पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट देना कि जितना पोर्शन तुमने कंप्लीट कर लिया है उसका एक मॉक टेस्ट दे दो, जिससे तुम्हें ये आइडिया लग जाए कि अब तुम्हें कहाँ मतलब उससे तुम्हारी एक तो रिविजन अच्छा होगा और तुम्हारे वीक पॉइंट्स पता चल जाएंगे। इसीलिए पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट ज़रूर देना। जुलाई टू दिसंबर या जनवरी तक तुम्हें मेन फोकस सिलेबस कंप्लीशन और टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस पे देना है, और रिवीजन साथ के साथ करते रहना, ताकि ऐसा नहीं कि आज तुमने कुछ पढ़ा तो उसे तुम 3 हफ्ते बाद भूल गए, ठीक है? ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? बात करते हैं कि जनवरी से मार्च के बीच में क्या करना है। यहाँ पे तुम डिटेल वन शॉट्स कवर करना, डिटेल वन शॉट्स के थ्रू तुम यहाँ पर रिवीजन करना मेन तुम्हारा एजेंडा होना चाहिए, और इसके लिए तुम डिटेल्ड वन शॉट्स को रेफर कर सकते हो। एंड यूट्यूब पे बहुत सारे डिटेल वन शॉट्स अवेलेबल हैं, जिसमें 7-8 घंटे में एक चैप्टर, 7-8 या कई बार 10 घंटे में एक चैप्टर कराते हैं, और उसमें हर एक चीज़ को अच्छे से कवर कर देते हैं, हर एक टॉपिक को, ठीक है? और एटलीस्ट 1 महीने में 2 से 3 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, अब फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है, पार्ट नहीं देना है, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है जहाँ तुम्हें पूरे सिलेबस में तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे वीक पॉइंट्स क्या हैं और उन्हें अच्छे से रिवाइज करना है। तो अब फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना, हर महीने में लगभग 2-3 मॉक टेस्ट देते रहना, ओके? और अब चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक वाइज नहीं करनी। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट, अगर तुम नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो जिसमें कई सारे चैप्टर्स को मिक्स करके एक सवाल बनाते हैं ना, वो वाले, तुम्हें 2-3 चैप्टर्स को मिक्स करके सवाल बनाते हैं, वैसे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस से तुम्हारी एक अच्छी अप्रोच डेवलप होगी, एंड एग्ज़ाम हॉल में तुम अच्छे से वो कर पाओगे। एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, कुछ मेथड ईजी होता है, कुछ डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर तुम्हारी अप्रोच तुम्हें पता होगी, अच्छी होगी, अगर तुम्हारी क्वेश्चन को अप्रोच करने की अच्छे से अगर तुम क्वेश्चन अप्रोच कर पाओगे, तो तुम ईजी तरीके से कम टाइम लेकर उसी सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ओके? और अभी तुम्हें हर एक टॉपिक का रिवीजन करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जनवरी से मार्च के बीच में, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और तुम्हारे वीक टॉपिक्स, उनका अच्छे से रिवीजन करना है, बिकॉज अभी कुछ इग्नोर मत करना, अभी बहुत सारी चीज़ें स्किप करने वाली हैं। अब जो बहुत ही इररिलेवेंट चीज़ें हैं उन्हें भले स्किप कर दो, बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें जनवरी से मार्च के टाइम में कवर कर लेना, मतलब रिवाइज कर लेना, ठीक है? अब फिर बात करते हैं अप्रैल से मई के बीच में तुम्हें क्या करना है। यहाँ पे तुम्हें रेट्रोग्रेड रिविजन पे ध्यान देना है, ठीक है? मतलब तुमने मॉक टेस्ट दिया या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की, अब जो सवाल तुमसे नहीं बन रहा है तुम उसके कॉन्सेप्ट को जाके पढ़ोगे, उस टॉपिक को जाके पढ़ोगे, जिससे कि
तुम्हें पता चल गया कि यहाँ यहाँ तुमने गलती की है, अब तुम्हें फ्यूचर में वो गलती नहीं रिपीट करनी है। देखो मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम उसकी एनालिसिस नहीं करते हो, तो मॉक टेस्ट के साथ साथ मॉक एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे नंबर यहाँ कटे क्यों कटे, मैंने यहाँ कोई सिली मिस्टेक किया, मेरा कंसेप्चुअल एरर था। सिली मिस्टेक थी तो उसे ध्यान रखना आगे कि अब मुझे ये चीज़ नहीं दोहरानी है। कंसेप्चुअल एरर था तो जाके उस कंसेप्ट को पढ़ो अच्छे से वापस से। तो मॉक टेस्ट के बाद उसकी एनालिसिस ज़रूर कर लेना, ठीक है। रेट्रोग्रेड रिविजन और हर हफ्ते में एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट तो दे ही देना मिनिमम, और जब धीरे धीरे एंड आता रहेगा तो हर हफ्ते में 3 या 4 मॉक टेस्ट देते रहना। मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा दोगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तुम्हें पता होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या सिचुएशन आ सकती है कि मैं किसी क्वेश्चन में अटक गया, किसी सब्जेक्ट में ही अटक गया मान लो, तो उस सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है। अगर तुम वर्स्ट सिचुएशन के लिए रेडी रहोगे ना, तो फिर वो चीज़ तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा उस सिचुएशन को टैकल करना। इसीलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और भाई क्वेश्चन तो तुम्हें थ्रू आउट द ईयर प्रैक्टिस करने ही करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तुम्हें थ्रू आउट द ईयर जितने ज़्यादा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने कहाँ से हैं, इसकी बात आ जाती है। तो अभी मैं कुछ बुक्स पे रिकमेंड करूँगी आगे, बट फिलहाल जो दो मेन रिसोर्सेज होते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के, वो होते हैं PYQs और मॉड्यूल्स। PYQs जैसे कि IIT, नीट, नेस्ट, मेंस एंड एडवांस के PYQs इसलिए मैंने बोला है कि देखो एडवांस के क्वेश्चंस नहीं आते IIT नेस्ट में, बट द थिंग इज़ अगर तुम एडवांस के PYQs लगा पा रहे हो तो तुम्हारा एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, मान लो तुमने नहीं भी लगा पाए एडवांस के क्वेश्चंस, तब भी क्या होगा कि तुम एक सवाल से कई सारे कंसेप्ट सीख लोगे। तो बहुत अच्छे तरीके से बनाए हुए होते हैं एडवांस के क्वेश्चंस, एंड सारे करने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं कई सारे टीचर्स कराते हैं। तो जो अच्छे क्वेश्चंस हैं एडवांस के वो कर लेना, तो सही रहेगा, ठीक है। नीट के लिए आई वुड से अगर तुम बायो के स्टूडेंट हो तो नीट की जो बायो होती है अगर तुम वो अच्छे से कर पा रहे हो तो तुम IIT की बायो भी कर लोगे। थोड़ा सा तुम्हें कंसेप्चुअली अलाइन होना पड़ेगा IIT की बायो के लिए। मैं अभी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम लोगों को कराऊंगी तब फिर तुम्हें पता चलेगा कि कई बार IIT में बायो से काफ़ी कंसेप्चुअल सवाल डाल देते हैं। उस टाइप के क्वेश्चंस नीट में नहीं आते हैं, तो तुम्हें अलग से तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी, बट अगर तुम नीट के भी क्वेश्चंस लगा लोगे तो IIT के लिए सफिशेंट है थोड़ा बहुत, ठीक है। एंड हाँ, एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगी कि नीट 2025, रीनीट 2026 और नीट 2016 इसके क्वेश्चन सब लोग लगा लेना, बिकॉज ये बहुत ही क्वालिटी पेपर्स थे, मतलब बहुत अच्छे सवाल आए थे इन पेपर्स में। तो नीट 2025, रीनीट 2026 और नीट 2016 इनके क्वेश्चन ज़रूर लगा लेना। ये मतलब इससे तुम्हारा काफ़ी अच्छा एक प्रैक्टिस हो जाएगा। तो दिस वॉज इट अबाउट मंथ वाइज रोड मैप, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। सबसे पहले बात करते हैं फिज़िक्स की। यार देखो, फिज़िक्स में कंसेप्ट्स तुम्हारे पूरे क्लियर होने चाहिए। फिज़िक्स में ऐसा नहीं है तुम कुछ रट लोगे या कुछ भी, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए एकदम। अभी टाइम है कंसेप्ट क्लियर करने का, आगे चल के तुम्हारे पास कंसेप्ट क्लैरिटी का टाइम नहीं बचेगा। तुम बैठ के कंसेप्ट्स पढ़ रहे हो, आगे चल के तुम्हें केवल रिविजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी दिसंबर जनवरी तक तुम्हारे पास टाइम है कि तुम अपने कंसेप्ट्स पे काम कर सको। सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर लेना अपने फिज़िक्स में, ठीक है। कंसेप्ट शुड बी क्लियर। नेक्स्ट थिंग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि यार जो बायो वाले हो यार बेसिक मैथ्स सीख लेना, ठीक है। बाकी मैथ्स वालों को तो पूरी ही मैथ्स करनी है, उनके लिए नहीं, बट हाँ जितने बायो वाले हो बेसिक मैथ्स आप लोग ज़रूर सीख लेना। इसके लिए आई वुड रिकमेंड प्रतीक जैन सर। प्रतीक जैन सर के यूट्यूब पे बेसिक मैथ्स के लेक्चर हैं। आई थिंक उन्होंने 3 लेक्चर में कराया है बेसिक मैथ्स, एंड अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छी। जितना आप लोगों को ज़रूरत है एग्जैक्टली उतना ही उन्होंने करा रखा है। एंड अगर आप लोग करना चाहो तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। उनके यूट्यूब पे आई थिंक अवेलेबल है बेसिक मैथ्स के लेक्चर। 3 लेक्चर्स में उन्होंने पूरी बेसिक मैथ्स कवर कराई है, एंड एग्जैक्टली उतनी है जितनी आप लोगों को ज़रूरत है। तो बायो वाले बेसिक मैथ्स ज़रूर कर लेना। दिस इज़ माई रिकमेंडेशन कि आप लोग प्रतीक जैन सर के लेक्चर से कर लो, ओके। बिकॉज ज़रूरी होता है यार, कई बार फिज़िक्स में थोड़ा बहुत आप लोगों को बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। वेक्टर्स, लॉगरिथम्स, ग्राफ्स, ये सब आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। एंड ऑब्वियसली फिज़िक्स में यार प्रैक्टिस इज़ द की। तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम फिज़िक्स में कहीं के नहीं रह जाओगे। तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी अप्रोच बिल्ड होगी, उतना ही अच्छे से तुम फिज़िक्स को टैकल कर पाओगे। नेक्स्ट थिंग, एज आई सेड, अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम नोट्स बनाओ, अपने खुद के बनाओ, ठीक है। कहीं और से नहीं, किसी और के नोट्स मत लो। अभी अपने नोट्स बनाओ, जिन भी टीचर से तुम पढ़ रहे हो उनके लेक्चर से देख देख के।
खुद से बनाओ, जो चीज़ तुम्हें समझ में आ रही है तुम लिखो, अपने स्टाइल में नोट्स बनाओ, ताकि आगे चल के अगर तुम्हें रिविज़न करना हो तो तुम्हारे लिए आसान हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब बात करते हैं बुक्स के बारे में। अगर तुमने किसी के मॉड्यूल्स खरीद रखे हैं तो अच्छी बात है, तुम मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मॉड्यूल्स आई वुड से जैसे शास्त्रा की मास्टरिंग बुक्स हैं, दे आर अमेजिंग। उसमें बहुत अच्छे, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। ज़्यादातर नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है, नेक्स्ट के ऊपर ही लेवल के क्वेश्चंस हैं शास्त्रा की मास्टरिंग बुक्स में। बट ये है कि अगर आप वो सवाल कर ले रहे हो खुद से एंड एग्ज़ाम में आप पैनिक नहीं करते हो, एंग्जाइटी नहीं आती, और अगर आप ये सवाल कर ले रहे हो तो फिर आप आईआईटी के सवाल निकाल लोगे। फिर आईआईटी के सवाल आपको इजी लगने लगेंगे, बिकॉज उसमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट आई वुड से एचसी वर्मा, ये बुक ज़रूर कर लेना। दिसंबर तक, जनवरी तक आप लोग सॉरी, दिसंबर जनवरी तक आप लोग एचसी वर्मा कर सकते हो। और पीवाईक्यू मैंडेटरी है, पीवाईक्यू आपको करने ही करने हैं। 2017 में आईआईटी का पेपर शुरू हुआ है, 2017 से लेकर 2026 तक सारे पीवाईक्यूज़ कर लेना। मैं खुद इस चैनल पे आप लोगों को पीवाईक्यूज़ कराने वाली हूँ। जितने भी आज तक आईआईटी के पेपर हुए हैं, जितने भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन, मैं सबके पीवाईक्यूज़ करवाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड कमेंट्स में मुझे बताना आपको सबसे पहले किस ईयर के चाहिए पीवाईक्यूज़। तो पीवाईक्यू बुक ज़रूर, अगर आपके पास पीवाईक्यू बुक है तो अच्छी बात है, आप उससे कर लो, नहीं तो इंटरनेट पे बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे आप ये काम कर सकते हो। इंटरनेट पे एंड कई सारी साइट्स होती हैं, एंड मतलब बहुत ही ईजिली आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। आईआईटी के खुद की वेबसाइट पे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड करके पीवाईक्यूज कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, टीचर्स। देखो, टीचर्स ये सबका अपना पर्सनल होता है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपकी पेस किस टीचर के साथ मैच कर रही है, किसके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठ रही है, आपको उसी टीचर से पढ़ना है। ठीक है। बट मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कुछ, बिकॉज मैंने खुद भी, एज आई टोल्ड, कि मैंने खुद ये जर्नी जी है, तो मैंने किन टीचर्स से हेल्प लिया था। एंड सारे ही टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सब बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं यार। जस्ट इमेजिन 15-15 घंटे कोई टीचर खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, तो इट्स नॉट एन ईजी जॉब ऑब्वियसली। तो सबको अपना अपना, आपको अपने टीचर्स खुद डिसाइड करना है। आप कुछ लेक्चर्स देखो एंड फिर आपको खुद पता चल जाएगा। 2-3 लेक्चर्स देखो एंड फिर सवाल बनाओ। अगर आपके सवाल बन रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो फिर आप उन टीचर से पढ़ सकते हो। ठीक है। दिस इज़ वेरी, मतलब पर्सनल, आप अपने टीचर्स खुद से चूज़ करो। ये मेरी रिकमेंडेशन है कि आप लोग इन टीचर्स से पढ़ सकते हो। सो फर्स्टली आई वुड से अलक पांडे सर। इनके आप जो पुराने वाइट बोर्ड वाले लेक्चर्स होते हैं जिसपे वाइट बोर्ड में पढ़ाते थे, डिटेल्ड लेक्चर्स हैं भाई। दीज लेक्चर्स आर लिटरली गोल्ड। उन्होंने बहुत ही डिटेल में हर एक चीज़ कवर कराई है, हर टॉपिक उन्होंने कवर कराया है। नेक्स्ट आई वुड से प्रतीक जैन सर के डिटेल्ड वन शॉट्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। एंड उन्होंने ये वन शॉट्स कहने को हैं सिर्फ, उन्होंने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से कवर कराया है इन वन शॉट्स में। एंड नेक्स्ट, अगर आपने शास्त्रा का बैच ले रखा है, बिकॉज आई थिंक कलित सर ही डज़ नॉट टीच ऑन यूट्यूब, उन्होंने बस वही लास्ट में रेस्क्यू सीरीज़ एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ कराते हैं। तो मैंने पर्सनली नहीं पढ़ा है कलित सर से, बट उनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब यही बोलते हैं दैट ही इज़ अ ग्रेट टीचर। तो अगर आपने शास्त्रा का कोर्स बैच परचेज़ कर रखा है तब तो फिर आप उन्हीं से पढ़ो, बिकॉज अगर आपने बैच ले रखा है कहीं का, तो वो आप लोगों को स्ट्रक्चर्ड वे में हर एक चीज़ पढ़ा देंगे, तब तो आप लोगों को यूट्यूब पे डिपेंड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन मान लो आपने नहीं ले रखा है, तो उनके एंड में क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ हैं, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और महा मैराथन जिसमें उन्होंने जेईई एडवांस के सवाल करा रखे हैं, आप वो कर सकते हो। ठीक है। एंड अब हम लोग बात कर लेते हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी में तो यार रिविजन इज़ द की। रिविजन करते रहो, तुम रिविजन नहीं करोगे भूल जाओगे, जो पहले पढ़ा था वो साइड से भूल जाओगे। और बायो में अपने नोट्स खुद से बनाना। तुम फिज़िक्स केमिस्ट्री में एक बार को ये इस चीज़ में थोड़ा लीनियंट हो सकते हो कि किसी और के नोट्स ले लिए या फिर कहीं और से ले लिए। बायो में खुद के नोट्स बनाना, अपने हाथ से लिख कर। ठीक है। जिस भी टीचर को फॉलो करते हो उनके साथ बैठकर खुद से आपको नोट्स बनाने हैं, कहीं और से नोट्स नहीं लेना है। ठीक है। और बुक में भाई एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से ऊपर कुछ नहीं है बायोलॉजी में। तुम कितनी भी एडवांस बुक कर लो, अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं की है तो दैट इज़ नॉट इनफ। ठीक है। नेक्स्ट, मॉड्यूल आप लोग केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। जैसे एनसीईआरटी में आपको इनफ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, उसके लिए आप मॉड्यूल्स को रेफ़र कर सकते हो। आपने अगर अगेन मास्टरिंग बुक्स ले रखी हैं तो फिर शास्त्रा की, तो आप उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस अपनी कर सकते हो।
बट हाँ, थियोरी के लिए स्टिक टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में मोर देन इनफ है। द थिंग इज़ एनसीईआरटी को डिकोड करना आना चाहिए। वो आप अपने टीचर्स के साथ कर सकते हो। आपके टीचर्स जो हैं वो आपको बताएंगे कि मतलब एनसीईआरटी में वो एक पैराग्राफ लिखेंगे, बट उस पैराग्राफ के पीछे इतनी लंबी मीनिंग होगी कि वो आपको डिकोड करके एक टीचर ही बता सकते हैं। तो अगेन वही चीज़ है कि इसीलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है बायोलॉजी में, कि एक पैराग्राफ को आपने क्या समझा, कैसे समझा, उसे आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिख लो। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें पैराग्राफ में दी हुई हैं, तो नोट्स बनाओगे तो वो आप एक फ्लो चार्ट और टेबल के फॉर्म में अरेंज कर सकते हो, जिससे वो ईजी हो जाता है वापस से रिवाइज करना। ठीक है, बात करें टीचर्स की, अगेन इट्स वेरी पर्सनल। आपको जिन टीचर्स से समझ में आ रहा है आप उनसे पढ़ो। ये मेरी सजेशन है कि सी पाओजा मैम, भाई उनके वन शॉट्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। कई बार कई जगह उन्होंने एक चैप्टर 2-3 लेक्चर में कराया है, एंड एक चैप्टर एक लेक्चर में भी कराया है, 2-3 चैप्टर्स एक लेक्चर में भी कराए हैं। मतलब बहुत ही अमेजिंग हैं उनके सारे लेक्चर्स। उनके नोट्स के बाहर से कुछ नहीं आता। इस चीज़ की भाई मैं भी गारंटी दे सकती हूँ कि उनके नोट्स के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। एक एक चीज़ वो अपने नोट्स में, इनफैक्ट जो एक्स्ट्रा भी कवर कराती है ना, वो भी वो अपने नोट्स में सब कुछ लिखवाती रहती हैं, एंड जितना वो एक्स्ट्रा कवर कराती हैं दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। मतलब ऑब्वियसली हर लेक्चर आर गोल्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उनके लेक्चर्स पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे, यू कैन सर्च फॉर दैट, एंड खुद से एक बार ट्राई करना ज़रूर। एंड नेक्स्ट, अगर आपने अगेन शास्त्रा का बैच ले रखा है तो आकाश सर, ही इज़ अमेजिंग। अगेन मैंने उनसे पढ़ा नहीं है, मैंने वही 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ एंड ये सब अटेंड किया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज जो जितने यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। बट हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे ऑल से दैट ही इज़ अमेजिंग, सो यू कैन गो विद आकाश सर अगर आपने बैच ले रखा है शास्त्रा का तो। सो अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के लिए स्ट्रैटेजी के बारे में। देखो, सबसे पहली चीज़, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। केमिस्ट्री में तुम्हें यार सबको इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। कई लोग होते हैं जो केवल फिज़िकल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं, या फिर मतलब कुछ लोग होते हैं कि जिनको नहीं क्लियर होता है कोई एक कंसेप्ट, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत होती है तो केवल वही पढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है तुम्हें। फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, फिजिकल के लिए जो स्ट्रैटेजी होती है वो कई हद तक फिजिक्स के ही सिमिलर होती हैं, एंड इनऑर्गेनिक के लिए बायोलॉजी के ही सिमिलर होती हैं। क्योंकि इनऑर्गेनिक में तुम्हें रिवीजन करते रहना पड़ेगा, वरना तुम भूल जाओगे। इतने सारे ट्रेंड्स और एक्सेप्शंस हैं, अगर तुम वो नहीं भूलना चाहते हो तो तुम्हें कंसिस्टेंटली रिवीजन करना पड़ेगा। आज तुमने कोई एक चीज़ पढ़ी, 2-3 हफ्ते बाद तुम उसका रिवीजन करो। और यार इनऑर्गेनिक में तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं भी नहीं। ठीक है, तो रिवीजन करते रहना इनऑर्गेनिक में, और फिजिकल में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, तभी तुम्हारी फिजिकल स्ट्रांग हो पाएगी। इट्स मोर और लेस लाइक फिजिक्स ओनली। फिजिक्स की तरह ही है कि जैसे तुम फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो स्ट्रांग होता रहेगा, और नहीं करोगे तो फिर वही चीज़ तुम्हारी स्किप होती रहेगी, तुम उसे नहीं सॉल्व कर पाओगे। ऑर्गेनिक के लिए आई वुड से कि यार तुम्हें नेम रिएक्शन सारी याद होनी चाहिए, जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं नेम रिएक्शन, और जो एनसीईआरटी में तुम्हें रिएजेंट्स दिए हुए हैं, ये तुम्हें पूरे अच्छे से एकदम दिल से याद होने चाहिए। लिटरली ये पूरा एकदम बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना, नेम रिएक्शन सारी और सारी रिएजेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक में अगर तुम्हें सारी नेम रिएक्शन आती हैं, रिएजेंट्स आते हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन तुम कर लोगे। ऑब्वियसली मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो तुम्हारे पास टाइम भी है मैकेनिज्म्स और ये सब पढ़ने का, तो मैकेनिज्म के साथ सारी रिएक्शंस पढ़ना। ठीक है, नोट्स अगेन खुद से ही बनाना। अभी किसी और के नोट्स पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम दोस्त से मांग रहे हो कि भाई अपने नोट्स दे दो, बहन अपने नोट्स दे दो, ये सब नहीं करना। अभी टाइम है, अभी खुद के नोट्स बनाओ अपने। ठीक है, बुक्स की बात करें, वही सेम अगेन एनसीईआरटी एंड मॉड्यूल्स। केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई और अलग से बुक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम मॉड्यूल्स रेफर कर सकते हो, बाकी के लिए एनसीईआरटी इज़ इनफ इन केमिस्ट्री ऑल्सो। टीचर्स अगेन इट्स पर्सनल, बट मेरी पर्सनल सजेशन जो है वो है कि अगर तीनों सब्जेक्ट, मतलब तीनों फिजिकल, इनऑर्गेनिक और कई लोग होते हैं कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक अलग अलग टीचर से पढ़ते हैं, बट कई टीचर्स ऐसे भी हैं जो तीनों पढ़ाते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो माय फर्स्ट रिकमेंडेशन वुड बी नदेश देवनानी सर। उनके यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, कई सारी सीरीज़ में उन्होंने केमिस्ट्री कंप्लीट कराया है, एंड ट्रस्ट मी एक एक कॉन्सेप्ट वो कवर करते हैं अपने वन शॉट लेक्चर्स में। ये वन शॉट्स हैं, डिटेल्ड लेक्चर्स तो आई थिंक
मुझे ऐसा पर्सनल नहीं पता कि कहाँ मिलेंगे आपको यूट्यूब पे। उसके लिए अगर आपने शाइस्त्रा का कोर्स ले रखा है तो पार्थ सर ही इज़ अमेजिंग, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। मैंने उनके 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला वीडियोस अटेंड किए हैं एंड महा मैराथन ये सब, तो ही इज़ अमेजिंग एंड सारे बच्चे भी यही बोलते हैं दैट ही इज़ एन अमेजिंग टीचर। तो अगर आपने कोर्स ले रखा है शाइस्त्रा का देन गो विद पार्थ सर, नहीं तो यूट्यूब से ही करना है तो आई वुड से नितेश देवनानी सर इज़ अ ग्रेट टीचर। मतलब वो तीनों कंपोनेंट्स पढ़ाते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। और डिटेल में उन्होंने आई थिंक रफ्तार सीरीज़ करके उन्होंने एक सीरीज़ लाई थी एंड उसमें उन्होंने डिटेल में हर एक चैप्टर को कवर किया था एंड दे वर एक्चुअली मोर देन सफिशेंट। मैं अपना खुद का पर्सनल केस बताऊँ, मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक थी, मैंने एंड में आके वही उनकी जो सीरीज़ थी वो फॉलो की एंड आई स्कोर्ड रियली वेल इन केमिस्ट्री। मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उससे मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था केमिस्ट्री में। तो दैट्स व्हाई आई वुड से नितेश देवनानी सर एक बार ट्राई ज़रूर करना एंड राहुल डोडी सर। उनके बहुत ज़्यादा लेक्चर्स नहीं अवेलेबल हैं, बस एक सीरीज़ अवेलेबल है यूट्यूब पे जिसमें 7-8 घंटे में उन्होंने एक चैप्टर कवर कराया है और बहुत ही डिटेल में कराया है। अगर आप मतलब वो ज़्यादातर जेई ओरिएंटेड पढ़ा, जेई के टीचर हैं तो जेई के लिए वो पढ़ाते हैं ज़्यादातर। तो उसमें उन्होंने कई सारी चीज़ें कवर की हुई हैं, डिटेल में हर एक कंसेप्ट कवर किया है एंड ट्रस्ट मी इनऑर्गेनिक के लिए मतलब आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर। मतलब मैंने पर्सनली इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ऑर्गेनिक मैंने नहीं पढ़ी थी राहुल डूडी सर से, बट इनऑर्गेनिक और फिजिकल मैंने पढ़ी थी एंड ही वाज जस्ट अमेजिंग। मुझे बहुत अच्छे से केमिकल काइनेटिक्स जैसे चैप्टर, मतलब वो तो इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं भी, बट हाँ मुझे वो बहुत ही अच्छे से आ गए थे आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम हिम। तो दीज आर द 3 टीचर्स आई वुड रिकमेंड फॉर केमिस्ट्री। सो ये थी हमारी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। मैथ्स के लिए मैंने इसलिए नहीं, बिकॉज यार मैं खुद बायो की स्टूडेंट थी तो मुझे मैथ्स का उतना आइडिया है नहीं। मैं यहाँ पे गलत एडवाइस नहीं देना चाहूँगी कि पता चला मैं कुछ और बता दूँ, तो इसलिए मैंने मैथ्स यहाँ पे कवर नहीं किया है। मैथ्स के लिए अलग से सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी अवेलेबल है यूट्यूब पे, जो किसी पीसीएम के स्टूडेंट ने बनाया हो, पीसीएमबी के स्टूडेंट ने बनाया हो, तो आप लोग उनसे देख सकते हो वीडियोज़। जितना मैंने अपने दोस्तों से जो पीसीएम साइड के थे इन लोगों से बात की, मुझे यही पता चला कि मैथ्स में भी अगेन द सेम थिंग कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करते रहो और सब कुछ कवर करो एंड इस तरीके से वही है फॉर्मूला एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ द की बेसिकली। इट्स लाइक मोर और लेस लाइक फिजिक्स ओनली। फिजिक्स और मैथ्स काफ़ी ज़्यादा इंटर रिलेटेड होते हैं, तो मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा कुछ वैसे मैं नहीं बताऊँगी, आप लोग देख लेना कि मैथ्स के लिए आपको क्या करना है। सो या बायो वालों के लिए मैं ये बता सकती हूँ कि बेसिक मैथ्स कर लेना, जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मैथ्स के वो सब कर लेना, तो तुम्हारे लिए मैथ्स सॉर्टेड हो जाएगा। ओके, सोर्सेस के बारे में। सो सबसे पहले बुक्स देखो, बुक्स में मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग से बता दिया है। फिर से वही चीज़ कि अगर मॉड्यूल्स ले सकते हो तो ले लेना। सबसे ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगी कि शाइस्त्रा की जो मास्टरिंग बुक्स होती हैं वो ले लो, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। बुक्स को ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ही यूज़ करना, बहुत ज़्यादा थ्योरी बुक से नहीं करना है। एनसीईआरटी के लिए तो तुम्हें एनसीईआरटी से तो तुम्हें थ्योरी करनी ही पड़ेगी बायो और केमिस्ट्री में। फिजिक्स में एनसीईआरटी उतनी वो नहीं होती बिकॉज तुम्हें समझ ही नहीं आएगी यार, किसी को नहीं समझ में आती, बहुत अलग वे में दे रखा है, पता नहीं कौन सी भाषा लिखी है। तो फिजिक्स में तो एनसीईआरटी नहीं रिकमेंडेड होती है। आप लेक्चर्स करो जिन भी टीचर से पढ़ रहे हो एंड उससे अपने नोट्स बनाओ, उससे रिवाइज करो एंड पीवाईक्यूज डेफिनेटली कर लेना। पीवाईक्यूज के लिए अगर कोई आप बुक खरीद सकते हो तो खरीद लो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है यार, क्यों फालतू में खरीदना। इंटरनेट पे बहुत सारे बहुत ही ईजिली आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। और हाँ, अब बात करते हैं यूट्यूब चैनल्स के बारे में। तो यार एक तो मेरा फॉलो कर लेना, मैं भी आप लोगों को हर एक चीज़ बताऊंगी, ठीक है, इस चैनल पे। नेक्स्ट आई वुड से यूट्यूब चैनल्स में बहुत सारे चैनल्स हैं जो इसके बारे में आईआईटी से आपको अपडेटेड रखेंगे, आईआईटी के बारे में सब कुछ बताएंगे एंड शाइस्त्रा इज़ लाइक द पायनियर इन दिस फील्ड ऑब्वियसली। और वो तो हर एक चीज़ आपको, मतलब टू वेरी ऑनेस्ट मैंने भी आईआईटी के बारे में शाइस्त्रा से ही डिस्कवर किया था। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। सो या यूट्यूब चैनल्स आप बहुत सारे हैं, आप लोग उनसे अपडेटेड रह सकते हो एंड देख सकते हो। नेक्स्ट थिंग पीवाईक्यूज़ के लिए, पीवाईक्यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम के कर लेना, आईआईटी, नेस्ट, जेईई मेंस, इन तीनों के तो 100% कर लेना और नीट और एडवांस के भी कर लेना, ठीक है। और बुक खरीद सकते हो तो खरीदो, वरना कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है।
मॉक टेस्ट के लिए एक पर्टिकुलर साइट है एग्ज़ाम गोल करके, उस पे हर एक पेपर के मतलब जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं। आप लोग उस ऐप को रेफ़र कर सकते हो, उस पे आपको मॉक टेस्ट ईज़िली मिल जाएँगे और प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएँगे। अगर आपको वो पेपर के ही फॉर्मेट में सॉल्व करना है तो आप एग्ज़ाम गोल से जाके कर सकते हो, ठीक है। नोट्स भाई अभी खुद के बनाओ, केवल और केवल खुद के नोट्स। अभी किसी और से नोट्स मांगने की ज़रूरत नहीं है। अभी अपने नोट्स बनाओ और आगे चल के उन्हीं से रिविज़न करना, ठीक है। अब बात करते हैं बिगेस्ट मिस्टेक एस्पिरेंट्स मेक। तुम पीवाईक्यूज़, कई लोग होते हैं जो पीवाईक्यूज़ नहीं सॉल्व करते हैं एंड दिस इज़, लेट मी टेल यू, वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। इनफैक्ट अगर तुम बायो के स्टूडेंट हो और तुम मैथ्स के केवल पीवाईक्यूज़ करके चले जा रहे हो ना 2017 से लेके 2026 तक, अगर तुमने केवल पीवाईक्यूज़ कर ली, आसानी से तुम्हारे पास वही सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट करके वो दे देंगे। तुम्हारे अगर तुमने थोड़ा सा ब्रेन यूज़ किया अपना, तो आसानी से तुम्हारे 5 से 6 सवाल निकल जाएंगे अगर तुम सिर्फ पीवाईक्यूज़ करके गए हो। पीवाईक्यूज़ के पीछे का रट के नहीं, मतलब पीवाईक्यू ऐसा नहीं कि तुमने पीवाईक्यू का आंसर रट लिया, मतलब उसके पीछे का कंसेप्ट और वो सब अगर तुम पढ़ के गए हो तो आराम से तुम्हारे मैथ्स में 5 से 6 सवाल निकल जाएंगे, ठीक है। सॉरी। एंड सेम गोज़ फॉर मैथ्स स्टूडेंट एज वेल। अगर तुम बायो के केवल पीवाईक्यूज़ करके चल जाओ तो आराम से अच्छे खासे सवाल निकल जाएंगे तुम्हारे। बट देन अगेन थोड़ा सा पढ़ ज़रूर लेना। स्टडिंग विदाउट रिविजन, ये मैंने पहले ही बता दिया। रिविजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। आज कुछ पढ़ा, 2 महीने बाद वो तुम्हें डेफिनेटली भूल जाएगा अगर तुमने केवल आज ही पढ़ा, उसे एक बार रिवाइज नहीं किया। तो रिविजन करते रहना, रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये तो मैंने थ्रू आउट द वीडियो ही बोला है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस को इग्नोर मत करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी तुम्हारी अप्रोच बिल्ड होगी, उतना अच्छे से तुम एग्ज़ाम में खुद उस सिचुएशन को टैकल कर पाओगे हर सब्जेक्ट में, ठीक है। ये एक गलती है जो लोग करते हैं भाई। बहुत सारे टीचर्स को नहीं फॉलो करना है। देख लो तुम्हारा पेस किस टीचर के साथ मैच कर रहा है, तुम्हारी ट्यूनिंग किसके साथ अच्छी बैठ रही है, एंड देन उन्हीं टीचर से फिर तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। ये नहीं कि आज एक चैप्टर किसी और टीचर से किया, दूसरा चैप्टर दूसरे टीचर से किया, ऐसा नहीं करना है। एक टीचर जिनसे भी तुम्हें समझ में आ रहा है उन्हें लो एंड उनसे फिर पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है। यूट्यूब पे नहीं तो किसी बैच में एनरोल कर रखा है तो उस पर, ठीक है। नॉट गिविंग इनफ मार्क्स। मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम क्या क्या गलतियां कर सकते हो एग्ज़ाम में। कई लोग होते हैं जो आईआईटी को ही एज अ फर्स्ट मॉक टेस्ट देकर आते हैं। भाई ये गलती मत करना, ठीक है। मॉक टेस्ट दे देना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो, क्या क्या सिचुएशंस आ सकती हैं एग्ज़ाम में। तो अगर तुम उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे तो वहाँ पे तुम्हारे लिए और आसान हो जाएगा सिचुएशन को डील करना, ठीक है। तो ये सब हो गई कुछ ऐसी गलतियाँ जो आप लोगों को नहीं दोहरानी है, जो कि कई सारे एस्पिरेंट्स करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपनी कुछ पर्सनल एडवाइस तुम लोग को देना चाहती हूँ। देखो, तुम अभी किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी तुम्हारा जुलाई का महीना चल रहा है, ठीक है। अभी से तुम्हें 12, 13, 14 घंटे पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल आईआईटी की बात कर रही हूँ। कुछ कुछ पेपर्स होते हैं जिनके लिए तुम्हें हो सकता है करनी पड़ रही हो, बट आईआईटी के लिए तुम्हें अभी दिन में 14-15 घंटे नहीं पढ़ाई करनी है। अभी तुम 7-8 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। ये नहीं कि तुम 7-8 घंटे केवल किताब खोल के बैठे हो सामने। अच्छे से पढ़ो, उससे जो भी पढ़ रहे हो उस पर ध्यान लगाओ। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये नहीं कि तुम कितना घंटे पढ़ रहे हो, बट द थिंग इज़ कि तुम कितना एफिशिएंटली पढ़ रहे हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो 7-8 घंटे ही पढ़ो, बट मन लगा के पढ़ो, और जितना पढ़ा है वो ऐसे पढ़ो कि भाई तुम्हें वो चीज़ समझ में आए। केवल ऐसे कि चलो ठीक है पढ़ लिया, ऐसे नहीं करना है। इस तरीके से पढ़ो कि तुम्हें वो चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। और ट्रस्ट द प्रोसेस। ऐसा नहीं कि तुमने मॉक टेस्ट दिया, तुम्हारे नंबर नहीं बन रहे हैं तो तुम एकदम से डिसहार्टन हो गए, तुमने गिव अप कर दिया कि भाई अब मेरे से नहीं होगा, ये सब मेरे लिए नहीं बना है। ऐसा नहीं होता। मॉक टेस्ट में हो सकता है तुम्हारे नंबर ना बने इनिशियली, बट तुम प्रैक्टिस करते रहोगे ना, और इम्प्रूवमेंट हर दिन, खुद को हर दिन इम्प्रूव करने की कोशिश करो। एकदम परफेक्शन को मत चेज़ करो, जस्ट इम्प्रूव एवरी डे। ट्राई टू बिकम बेटर एवरी डे। हर दिन जब तुम बेहतर करते रहोगे तो धीरे धीरे वो चीज़ इम्प्रूव होगी और तुम्हारे मॉक टेस्ट में नंबर बनेंगे। इनिशियली अगर नहीं बन रहे हैं तो डिसहार्टन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट लूज होप एंड जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। नेक्स्ट थिंग, एक चीज़ होती है रिविजन के लिए। जब तुम्हें रिविजन का फेज़ आता है उस समय तुम पूरे
अभी तो तुम नोट से रिवाइज़ करोगे। जब एकदम एंड मोमेंट पे रिवीजन का फेज़ आता है तो उस समय तुम्हें पूरे नोट्स से नहीं रिवाइज़ करना है। तुम कुछ शॉर्ट नोट्स अपने शॉर्ट नोट्स या फ्लो चार्ट के फॉर्म में, जैसे मैं दिखाती हूँ, ऐसी तुम एक शीट ले सकते हो, पूरी शीट, एंड उस पे तुम अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स या जो कुछ भी तुम्हें फ्लो चार्ट बनाना है, इस तरीके की शीट ले लो। नहीं तो वेट, ऐसा ये कोलैप्सिबल फॉर्म में भी ले सकते हो, मतलब इसे पतले पेपर वाली, इसमें तुम अपना सब कुछ लिख लो यहाँ पे, और शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में हर एक चैप्टर को कंपाइल कर लो, ताकि एंड में तुम्हें रिवीजन करने में आसानी हो। ऐसा ना हो कि फिर तुम्हें वापस से अपने लंबे लंबे नोट्स वापस से देखने पड़ रहे हैं, बिकॉज आखिरी टाइम में जब रिविजन करोगे ना, तो उस समय शॉर्ट नोट्स बहुत काम आते हैं। शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, और ये सब खुद से बनाओ, कहीं से खरीद, फालतू में इतना उसमें ज़रूरत नहीं है कि तुम कहीं से खरीद रहे हो, जाके खुद से बनाओ। अभी जैसे तुमने कोई चैप्टर कंप्लीट कर, जब तुम उस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो तो उसे शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाते रहो अपने हाथ से, खुद से ऐसे कुछ कुछ लिखते रहो, कि वो तुम्हारे एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें बहुत फैंसी नोट्स बनाने हैं, एकदम सिंपल नॉर्मल कॉपी पे भी बनाओ, ऐसे पन्ने पे, जैसे वेट आई शो यू, इस तरीके के तुम पन्ने ले लो एंड उस पर तुम ऐसे बनाते रहो अपने शॉर्ट नोट्स, ठीक है। इस टाइप का सब कुछ तुम कर सकते हो, इस तरीके से सब कुछ कंपाइल करते रहो एक जगह पे, ठीक है, जिससे कि जब तुम लास्ट में करो तो रिवीजन करने का जब टाइम आए तो तुम्हारे पास अच्छा खासा मटेरियल हो, कि तुम्हें फिर बाद में इधर उधर ना घूमना पड़े कि भाई कहाँ से लाऊँ कहाँ से लाऊँ, ठीक है। इस तरीके से तुम अपना सब कुछ कंपाइल कर लो एक जगह पे। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि टेक आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ। तुम्हें पूरा दिन एक जगह एक कमरे में बंद होकर नहीं पढ़ाई करनी है, वो भी इम्पॉर्टेंट है यार। देखो, एकदम जब आखिरी का टाइम आता है तब तो यही करना पड़ेगा, एकदम एंड मोमेंट पर। जब अभी तो जनवरी तक तुम 7-8 घंटे पढ़ो, मोर देन इनफ है। उसके बाद तुम्हें स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, लगभग 12 घंटे दिन में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल यार एकदम से अपने आप को कंस्ट्रेंट मत कर लो एक जगह पे, थोड़ा फिजिकल मूवमेंट रखो, बिकॉज हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम हेल्दी नहीं रहोगे तो यार क्या फ़ायदा इन सब का, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है, पैसा वैसा ये सब बाद की बात है, पहले तो तुम्हारी यार हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो खुद को एक जगह बंद मत कर लो, फिजिकल मूवमेंट रखो, थोड़ा सा टाइम खुद को 2 दिन में, सब कुछ करने के बाद जस्ट रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर 1 आवर। तुम एक टू डू लिस्ट बनाओ, अगर तुमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, ये रखो कि भाई अगर मैं ये चीज़ कर ले रहा हूँ तो फिर एंड में मैं अपने आप को रिवॉर्ड दूंगा, एक कुछ भी 1 घंटे का, कोई यूट्यूब पे कुछ अगर तुम्हें देखना पसंद है तो वो सब देख लिया, नहीं तो कोई मूवी ही देखनी है तो देख लिया। बहुत ज़्यादा मूवीज़ मत देखना, बस 1-2, बहुत, मतलब लाइक 1-2, 3-4 महीने पे एक मूवी देख ली, दैट्स इनफ, ठीक है। अभी मूवीज़ थोड़ा सा अवॉइड करो, ठीक है। बट हाँ, टेक आउट सम टाइम फॉर योरसेल्फ, कुछ ऐसा करो यार जिससे जो प्रोडक्टिव भी हो और अच्छे से। किसी को डांसिंग का शौक होता है, सिंगिंग का शौक होता है। मैं पर्सनली अपना बताऊँ तो मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद था। मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट एक बहुत बड़ी गलती की थी कि मैंने छोड़ दिया था बैडमिंटन खेलना। एंड मैं पहले 2.5-3 घंटा 10th क्लास तक 2.5-3 घंटा डेली खेला करती थी, बट देन मैंने वो चीज़ कम्प्लीटली छोड़ दी 11 से, केवल प्रिपरेशन के चक्कर में। तो वो मैंने एक गलती की थी जो कि आप लोग मत रिपीट करना। मुझे बहुत सारे फिर उसके बाद हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आए थे, मेरे पैर वैर में पता नहीं क्या हो गया था। तो ये चीज़ मत होने देना अपने साथ। अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, जो भी तुम्हें पसंद हो, सिंगिंग, डांसिंग, खेलना, दौड़ना, तो जो भी करना हो, अपना फिजिकल मूवमेंट थोड़ा सा रखो और अपने लिए थोड़ा सा टाइम दो अभी, ठीक है। दिन में 1 घंटा 2 घंटा इतना अपने आप को दो कि हाँ इतने टाइम पर मैं आई थिंक अबाउट माई सेल्फ, मैं थोड़ा रिलैक्स करूँगी। और हाँ, मतलब कभी भी अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना मत करना, बिकॉज इट्स नेवर वर्थ कॉम्प्रोमाइजिंग योर हेल्थ। ओके, सो दिस वॉज वेरी मच इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना जिनको जो IIT का पेपर देने वाले हैं अगले साल। एंड हाँ, मैथ्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर किसी और की वीडियो देख लेना जिसमें आप लोगों को मैथ्स की कंप्लीट स्ट्रैटेजी मिल जाए। So yeah, till then stay tuned, stay consistent and stay sorted. Namaskar.